एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एनटीपीसी 2024 का जीके का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीज़ों को नोट करिए एंड रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप रिवीजन तभी कर पाएंगे गाइस जब आप चीज़ों को जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीज़ों को नोट करिएगा। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जीके की प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ गाइस। तो आपको याद रखना है कि आज का जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो कौन सा सेट चलेगा गाइस। तो आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो सेट 34 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न साइड पूछ रहा है, जो है वो सबसे ऊंची चोटी जो है आपसे पूछ रहा है वो कौन है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कंचनजंगा, ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है अनायमुडी, या ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है खासी। तो बताइए महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, अनायमुडी और खासी में से कौन है जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है गाइस। तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची चोटी है तो इसका ऊंचाई हमें याद रखना है गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस। तो आपको याद रखना है कि 1501 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस। तो आपको याद रखना है कि 1501 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सेकेंड चीज मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि महेंद्रगिरी जो है ये किस राज्य में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये महेंद्रगिरी है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये भारत के किस राज्य में गए। तो आपको याद रखना है ये ओडिशा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी जो पूर्वी घाट की है ये जो है ओडिशा में है। अगर जिला आपसे पूछे कि ओडिशा के किस जिले में है तो कभी कभी डीपली क्वेश्चन भी रहता है guys। तो आपको याद रखना है कि ये ओडिशा के किस जिले में है। तो ये आपके याद रखना है गजपति जिले में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये ओडिशा के किस जिले में स्थित है guys। तो आपको याद रखना है कि ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। ये पॉइंट आपको इतना पूर्वी घाट से आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 4 पॉइंट यहाँ से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा आपको याद रखना है कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस। तो ये आपको याद रखना है दुनिया का सबसे तीसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है, कंचनजंगा। तो ये आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है कि दुनिया का तीसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है। तो याद रखिएगा कि दुनिया का तीसरा ऊंचा पर्वत जो है ये आपका कंचनजंगा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर तीसरा सबसे ऊंचा है तो ये आपको याद रखना है कि इसकी भी जो है guys आपको याद रखना है इसकी भी जो है guys आपसे ऊंचाई इसका पूछेगा तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है guys। तो याद रखिएगा तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये आपका कंचनजंगा है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कंचनजंगा से कौन सा पॉइंट याद रखना है guys। अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस। तो आपको याद रखना है 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊंचाई से रिलेटेड प्रश्न आपको रहता ही है गाइस। एक पॉइंट कभी कभी आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि एक तरफ आपको दे देगा पर्वत हो, उसके बाद आपको दूसरी तरफ ऊंचाई दे देगा और आपको पूछेगा गाइस। तो इसके लिए आपको इसका ऊंचाई याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी गाइस। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है गाइस। तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो गाइस आपको याद रखना है वो कौन सी है, तो वो है अनाईमुडी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये किस राज्य में है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे
पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कौन है गाइस, आपको याद रखना है अनाईमुडी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इससे आपसे राज्य पूछता है कि ये किस राज्य में गए, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये केरल राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है ये केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अनाईमुडी की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 2695 मीटर जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी ऊंचाई है, अनाईमुडी की, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस राज्य में है, तो केरल में। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपके ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, या ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है गाइस, तो याद रखिएगा माही नदी जो है ये इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे पहले अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें गाइस, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है गाइस, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम 8 राज्यों की बात करें गाइस, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है तो ये आपको याद रखना है कि ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। इससे आपको याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम 8 राज्यों की बात करेंगे तो इसमें कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और आपको याद रखना है कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है गाइस, 2 बार काटती है। ये आपको ध्यान रखना। माही नदी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है गाइस कि माही नदी ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है गाइस, तो आपको याद रखना है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम माही नदी से अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सबसे पहले जो है ये जो है निकलती कहाँ से, तो आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। माही नदी में आपको क्या याद रखना है गाइस कि ये जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा क्या, मध्य प्रदेश में गाइस याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से निकलती है, तो कर्क रेखा को ये कहाँ काटती है पहले, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है पहली बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है कब काटती है, ये मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को काटती है सबसे पहले, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी बार ये किस राज्य में काटती है गाइस, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा को काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम दूसरी बार की बात करें, दूसरी बार ये कहाँ काटती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि दूसरी बार जो काटती है गुजरात में काटती है, ठीक है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में ये कर्क रेखा को काटती है। उसके बाद जो है गाइस ये किस राज्य में जाती है गाइस, उसके बाद जो है आपको राजस्थान होके गुजरात में प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है। और गुजरात में एक बार काटती है, यानी कि टोटल 2 बार काटती है। और ये 2 बार कहाँ कौन कौन से राज्य में गाइस, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जो है गुजरात में काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी-कभी बहुत डीपली क्वेश्चन रहता है गाइस कि मतलब कर्क रेखा जो है ये पहली बार किस राज्य में काटती है कर्क रेखा को, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, और दूसरी बार जो काटती है वो गुजरात में काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि माही नदी का पुराना नाम क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि माही नदी का पुराना नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि माही नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा कि माही नदी को पहले जो जाना जाता था वो किस नाम से, माही सागर के नाम से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि माही नदी का पुराना नाम क्या था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि माही नदी का जो पुराना नाम था वो माही सागर था, ये आपको ध्यान रखना है। माही नदी का पुराना नाम क्या था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। माही नदी का जो पुराना नाम था वो माही सागर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है गाइस। तो आपके ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी ज्वार, या ऑप्शन डी गेहूं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम खरीफ की बात करें तो अरबी भाषा में खरीफ का क्या मतलब होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अरबी भाषा में खरीफ को किस नाम से जानते हैं गाइस, तो याद रखिएगा अरबी भाषा में खरीफ का मतलब क्या होता है, तो अरबी भाषा में खरीफ का जो मतलब होता है वो होता है पतझड़, ठीक है। अरबी भाषा में खरीफ का क्या मतलब होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखिएगा पतझड़ होता है। और ये पतझड़ के मौसम में ही ये फसल तैयार होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है
खरीफ की फसल को गाइस आपको याद रखना है कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये भी पूछता है। तो गाइस याद रखिएगा, खरीफ की फसल को जो बोई जाती है वो कब बोई जाती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ये जून में बोई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल को कब बोई जाती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ये खरीफ की फसल को गाइस याद रखना है जून में बोई जाती है। जून से लेकर सितंबर तक ये जो गाइस याद रखिएगा, जून से लेकर सितंबर तक जो है ये बोई जाती है, आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है गाइस, तो याद रखिएगा जून से लेकर ये कब बोई जाती है, जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये सितंबर तक बोई जाती है तो इसकी कटाई कब होती है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर हम कटाई की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि खरीफ की जो फसल की कटाई होती है गाइस, ये याद रखिएगा कि वसंत में कटाई होती है, यानी कि ये इसकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी कटाई चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जून से लेकर सितंबर तक गाइस याद रखिएगा इसकी बुआई चलती है, और इसकी कटाई कब चलती है, अक्टूबर से लेकर गाइस कब तक चलती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है इसकी कटाई चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी कभी है ना कटाई वाली प्रश्न में पूछते हैं कि खरीफ की फसल को कब बोई जाती है या कब ये जो है काटा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अरबी भाषा में इसका मतलब क्या होता है, पतझड़, जो कि पतझड़ के मौसम में ये फसल तैयार होती है। अब हम बात करते हैं अगर खरीफ की फसल के बारे में गाइस, अगर हम खरीफ की फसल के बारे में यहाँ पे आपको अरबी भाषा में लिख लेना है, जो कि मैं एक अलग इससे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अरबी भाषा में खरीफ का मतलब क्या होता है गाइस, तो आपको याद रखना है अरबी भाषा में खरीफ का फसल होता है, खरीफ मतलब होता है पतझड़। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे आपको ये याद रहेगा कि इसकी बुआई और कटाई कब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अरबी भाषा में इसका क्या मतलब होता है, तो अरबी भाषा में इसका मतलब होता है गाइस, याद रखिएगा पतझड़। ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये पतझड़ के मौसम में ये तैयार होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका जूट है, ये कौन सा फसल है गाइस, तो ये आपको याद रखना है जूट जो है ये आपका एक खरीफ फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ज्वार, ज्वार जो है ये आपका कौन सा फसल है गाइस, तो ये भी आपका खरीफ फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वार आपका कौन सा फसल है गाइस, तो याद रखिएगा ये खरीफ फसल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मक्का, मक्का आपका कौन सा फसल है गाइस, तो याद रखिएगा मक्का जो है ये आपका खरीफ फसल है। तो इसमें से कौन सा है जो खरीफ का फसल नहीं है, आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं कौन सी फसल है गाइस, तो याद रखिएगा गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं किसकी फसल है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं किसकी फसल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि खरीफ की फसल में अगर हम बात करते हैं कि खरीफ की फसल आपकी कौन कौन सी है गाइस, तो यहाँ पे आपका खरीफ का फसल जो हो गया वो कौन कौन था गाइस, तो आपका जूट हो गया, ज्वार हो गया, उसके बाद आपका जो है मक्का हो गया, लेकिन कुछ और है जो कि आपको नाम याद रखना है। तो आपको इसके अलावा भी और कौन कौन से नेम याद रखना है गाइस, तो आपको इसके अलावा आपको जो नाम याद रखना है इसमें आपको याद रखना है गाइस सोयाबीन, सोयाबीन आपको याद रखना है ये कौन सी फसल है, तो सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस आपका बाजरा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। बाजरा आपका कौन सा फसल है गाइस, तो याद रखिएगा बाजरा भी आपका एक खरीफ का फसल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और कौन सा फसल है जो कि खरीफ का है, तो याद रखिएगा इसके बाद आपको याद रखना है बाजरा हो गया आपका। इसके बाद हो गया मूंग, मूंग भी आपकी कौन सी फसल है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि मूंग जो है ये भी आपका खरीफ का फसल है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस आपका कौन सा हो गया कपास, कपास किसकी कौन सी फसल है गाइस, तो याद रखिएगा कपास जो है ये भी एक खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा अम्ल है जो कि पालक में मौजूद होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ऑक्सैलिक अम्ल जो है ये पालक में मौजूद होता है। अगर हम बात करें कि ऑक्सैलिक अम्ल पालक के अलावा और किसमें मौजूद होता है गाइस, तो आपको याद रखना है टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा टमाटर में जो है ये आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है गोभी, गोभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा कि गोभी में जो पाया जाता है वो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गोभी के बाद आपको याद रखना है गाइस आपका कौन सा हो गया ब्रोकली, ब्रोकली में भी आपका कौन सा पाया जाता है अम्ल, तो याद रखिएगा ब्रोकली में जो है ये इसमें भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रोकली के बाद आपको याद रखना है अजवाइन, अजवाइन में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, ये आपको याद रखना है अजवाइन में जो है ये ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आप ज्यादा इस चीज का सेवन करेंगे गाइस तो इसमें जो है आपका लीवर का
प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, तो इसमें है ना थोड़ा सा इसका जो क्वांटिटी होता है वो लिमिट के हिसाब से यूज करना चाहिए गाइस, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये थोड़ा सा लिवर को नुकसान करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टॉर्टरिक अम्ल, टॉर्टरिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि टॉर्टरिक अम्ल जो है आपका अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है केला, केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो आपको याद रखना है केला में जो है ये आपका टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया गाइस, इमली, सबसे ये जो है इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा इमली में टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम ऑक्जेलिक अम्ल में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है ये कहाँ होता है, तो लॉन्ड्री में जो कपड़े धोने में के अम्ल के रूप में जो है सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका अगर हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल गाइस आपका डेयरी उत्पाद जितना भी है उसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो डेयरी उत्पाद में अगर हम बात करें इसमें कौन सा लैक्टिक अम्ल, अगर डेयरी उत्पाद की अगर हम बात करें तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा गाइस, तो आपको याद रखना है डेयरी उत्पाद में जैसे कि आपका हो गया दूध, डेयरी उत्पाद की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा हो गया गाइस, तो इसमें हो गया जैसे कि आपका हो गया दूध, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा गाइस, तो आपको याद रखना है दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। उसके बाद आपका हो गया दही, दही में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस पनीर, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, डेयरी उत्पाद में जितना भी आ जाएगा गाइस आपको याद रखना है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। उसके बाद बात करिएगा संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा संतरा में जो पाया जाता है ये सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है, संतरा में, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपके ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, या ऑप्शन डी कावेरी नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी जो है ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि भारत की पहली और दूसरी जो है ये कौन सी लंबी नदी है, तो अगर हम बात करें कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है गाइस ये आपको याद रखना है ये गंगा नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी जो है क्या है, ये आपको याद रखना है, तो गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है गाइस, आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी जो है गाइस याद रखिएगा कौन सी है, गंगा नदी है। अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें गाइस तो आपको याद रखना है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये आपको याद 2525 किलोमीटर जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये किसकी लंबाई है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर जो है ये किसकी लंबाई है, तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरी सबसे लंबी नदी, तो ये आपको याद रखना है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गाइस ये आपको याद रखना है गोदावरी नदी, ठीक है। ये आपको क्या याद रखना है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है भारत की दूसरी लंबी नदी जो है ये आपकी गोदावरी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है ये कितनी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर जो है ये किसकी लंबाई है गाइस, तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर जो है ये गोदावरी नदी की लंबाई है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कितनी इसकी लंबाई है तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है कृष्णा नदी है। अगर हम बात करें कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रख 1400 किलोमीटर जो है गाइस ये आपको याद रखना है। 1400 किलोमीटर जो है ये किसकी लंबाई है गाइस, याद रखिएगा ये जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है जो कि कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, आपको याद रखना है 1400 किलोमीटर जो है ये कृष्णा नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कृष्णा नदी से क्या याद रखना है गाइस,
उद्गम, ठीक है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है गाइस? तो महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है ये महाबलेश्वर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो महाराष्ट्र के सितारा जिले के कहाँ से होता है गाइस? महाबलेश्वर से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। महाबलेश्वर से जो है, महाबलेश्वर के पास से जो है गाइस, आपको याद रखना है किस नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाबलेश्वर के पास से जो है ये कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे गाइस कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी। कभी कभी इसका जो है, कभी कभी क्या बहुत टाइम जो है सहायक नदी भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन आपको सहायक नदी भी इसकी याद रखना पड़ेगा गाइस। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो सबसे जो फेमस है गाइस, याद रखिएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी में कौन कौन सी नदी है गाइस? तो ये आपको याद रखना है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है तुंगभद्रा के बाद आपको याद रखना है घाट प्रभा, इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रभा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है माल प्रभा। माल प्रभा ये सब जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा। उसके बाद माल प्रवाह के बाद आपको याद रखना है मूसी नदी। ये सब जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो याद रखिएगा मूसी नदी। ये सब किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है चार जो है आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोंड पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कि गोंड पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी बिहार से, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोंड पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है गोंड पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें गाइस कि इसको जीआई टैग मिला या नहीं मिला है, तो याद रखिएगा गाइस इसको जो है जीआई टैग जो है गाइस इसे नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो है इसे नहीं प्राप्त हुआ है। किस पेंटिंग को गाइस? याद रखिएगा ये जो आपका गोंड पेंटिंग है इसे जीआई टैग नहीं मिला है गाइस अभी तक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस राज्य की है गाइस? तो ये आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश की। अगर हम मध्य प्रदेश की एक और पेंटिंग की बात करें गाइस तो आपको याद रखना है कौन सी पेंटिंग? जो आपका जो है भील पेंटिंग। भील पेंटिंग जो है ये कहाँ की है गाइस? तो ये आपको याद रखना है भील पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भील पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस? तो ये आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका तमिलनाडु से, तमिलनाडु से आपका कौन सा पेंटिंग है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि तंजौर पेंटिंग जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली पेंटिंग। याद रखिएगा कि तंजौर पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो आपका जो तंजौर पेंटिंग है गाइस ये आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि तंजौर पेंटिंग जो तमिलनाडु का है इसे जीआई टैग जो है गाइस आपको याद रखना है। जीआई टैग जो है गाइस याद रखिएगा इसे प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या याद रखना है गाइस कि जीआई टैग जो है क्या है गाइस, ये तंजौर पेंटिंग को जो है जीआई टैग जो है गाइस आप याद रखिएगा इसे प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी है ना इसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि तमिलनाडु का तंजौर पेंटिंग इसे जीआई टैग जो है ये प्राप्त है या नहीं, तो ये भी आपको याद रखना है इसे जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद आपको याद रखना है बिहार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग जो है आपका मधुबनी पेंटिंग, ये आपको याद रखना है मधुबनी पेंटिंग जो है ये किस राज्य की गई, तो आपको याद रखना है मधुबनी पेंटिंग हो गया, या फिर इसे मिथिला पेंटिंग के भी नाम से जानते गए, तो याद रखिएगा ये किस राज्य की है? तो याद रखिएगा ये आपके बिहार की है, ये भी आपको ध्यान रखना है मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में का भी बहुत फेमस पेंटिंग है, आपको याद रखना है वारली। वारली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की गाइस, तो ये आपको याद रखना है। वारली पेंटिंग जो है गाइस, वारली पेंटिंग जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किस राज्य की है? तो वारली पेंटिंग जो है गाइस आपको याद रखना है वारली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है? तो ये महाराष्ट्र की है। उसके बाद आपको याद रखना है ये गुजरात की भी है, ठीक है। वारली पेंटिंग जो है ये कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की भी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको एक और राज्य याद रखना है गुजरात। गुजरात की भी है गाइस, ये भी आपको याद रखना है।
ये आपका जो मधुबनी पेंटिंग है गाइस, आपको ये क्या याद रखना है, ये आपका जो मधुबनी पेंटिंग है इसे जीआई टैग प्राप्त है गाइस, याद रखिएगा। ये इसको आपको क्या याद रखना है कि मधुबनी पेंटिंग जो बिहार का है इसे जीआई टैग प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका जो है वारली पेंटिंग ये जीआई टैग प्राप्त नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइबोसोम को किसका कार्यस्थल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि राइबोसोम को किसका कार्यस्थल कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटीन निर्माण का, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण का, ऑप्शन सी वसा निर्माण का, या ऑप्शन डी श्वसन का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम को किसका कार्यस्थल कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा प्रोटीन निर्माण का कार्यस्थल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा रही है सबको नोट करते हुए चलिएगा। कोशिका का सबसे छोटा अंग जो है गाइस ये कौन होता है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग जो होता है गाइस ये आपको याद रखना है, ये कौन होता है। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जो कि ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, आपको सेकेंड पॉइंट राइबोसोम से क्या याद रखना है। राइबोसोम से आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना कि इसकी खोज जो है गाइस ये कब और किसने की थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें गाइस कि राइबोसोम की खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम की खोज जो है 1955 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज कब हुई थी गाइस, तो 1955 में जो है राइबोसोम की खोज हुई थी। अगर हम बात करें कि इसकी खोज जो है किसने की थी गाइस, तो 1955 में जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी, तो जॉर्ज पेलेट ने जो है 1955 में जो है इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने की थी। तो जॉर्ज पेलेट ने जो है गाइस याद रखिएगा इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है, ये आपको ध्यान रखना है और सही से सुनना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि राइबोसोम जो है वो एमआरएनए को क्या करता है, संदेश को पढ़ता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है गाइस, यहाँ पे जो है अगर हम प्रोटीन निर्माण के बारे में बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले क्या करता है गाइस, तो आपको याद रखना है जो आपका जो है एमआरएनए होता है उसके संदेश को क्या करना होता है गाइस, एमआरएनए के संदेश को गाइस याद रखना है, इसको पढ़ता है, ठीक है। एमआरएनए संदेश को क्या करता है गाइस, याद रखना है, तो ये संदेश को पढ़ता है। उसके बाद पढ़ने के बाद जो है गाइस क्या करता है, पढ़ने के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है ये है ना उसके आधार पर ये अमीनो एसिड को जोड़ता है, ठीक है। एमआरएनए के संदेश को पढ़ता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसी के आधार पर ये किस क्या करता है गाइस, तो उसके आधार पे अमीनो एसिड को ये जोड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रोटीन निर्माण कैसे करता है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये एमआरएनए को गाइस याद रखना है क्या करता है, पढ़ता है, उसके संदेश को पढ़ता है, फिर उसी के आधार पे जो है गाइस आपको याद रखना है ये एमिनो एसिड को जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि एमिनो एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है गाइस, तो याद रखिएगा एमिनो एसिड को कौन जोड़ता है, राइबोसोम, ठीक है। तो एमआरए संदेश को पढ़ता है, उसके बाद आपको याद रखना है ये अमीनो एसिड को जोड़ता है, और जब एमिनो एसिड को जोड़ता है तो इस तरह ये क्या करता है गाइस, उसके बाद जो है ये प्रोटीन संरचना का जो है गाइस याद रखिएगा निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या करता है गाइस, तो उसके बाद आपको याद रखना है इस तरह प्रोटीन का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करता है इम्यूनो एसिड को गाइस याद रखिएगा, इम्यूनो एसिड को जोड़ता है, उसके बाद क्या करता है प्रोटीन का जो प्राथमिक संरचना है गाइस आपको याद रखना है, प्रोटीन का जो प्राथमिक संरचना का जो है गाइस याद रखिएगा, प्रोटीन के प्राथमिक संरचना का क्या करता है उसके बाद निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन संरचना का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कभी-कभी पूछता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है गाइस, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो आपके ऑप्शन है हिमालय एक वलित पर्वत है, ऑप्शन बी आपसे पूछ रहा है कि अवशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन सी आपसे पूछ रहा है कि ब्लॉक पर्वत है, या ऑप्शन डी आपसे पूछ रहा है कि संचित पर्वत है। तो गाइस याद रखिएगा हिमालय जो है ये एक वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि वलित पर्वत और कौन-कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है
तो सबसे पहले याद रखना है गाइस हिमालय। हिमालय आपका कौन सा पर्वत है गाइस? तो याद रखिएगा हिमालय जो है ये एक वलित पर्वत है, आपको याद रखना है। हिमालय के बाद आपको याद रखना है गाइस इंडीज। इंडीज आपका कौन सा पर्वत है गाइस? तो याद रखिएगा इंडीज जो है ये आपका कौन सा पर्वत है? तो ये भी एक वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडीज के बाद आपको याद रखना है गाइस आपका आल्पस। आल्पस कौन सा पर्वत है गाइस? आल्पस आपका कौन सा पर्वत है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि आल्पस जो है आपको याद रखना है ये कौन सा पर्वत है? ये है आपका एक वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आल्पस के बाद आपका जो है यूराल। यूराल कौन सा पर्वत है गाइस? तो ये आपको याद रखना है यूराल जो है ये भी एक वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या याद रखना है? अरावली। अरावली जो है ये कौन सी पर्वत है गाइस? तो आपको याद रखना है अरावली जो है ये कौन सी पर्वत है? तो अरावली जो गाइस आपको याद रखना है ये कौन सी है? ये एक वलित पर्वत है। उसके बाद आपको याद अरावली जो गाइस याद रखिएगा ये क्या है गाइस? यहाँ पे आपको याद रखना है अरावली से ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत सबसे वलित पुरानी पर्वत कौन है गाइस? तो ये आपको याद रखना है अरावली है, ठीक है। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है गाइस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है गाइस? तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये आपका कौन सा है? तो अब आपको याद रखना है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत जो है गाइस याद रखिएगा यह एक वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है गाइस? सबको याद रखना है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत जो है यह एक वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि अरावली जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। अगर हम बात करें अरावली जो है ये किस राज्य में गए? सबको याद रखना है ये अरावली जो है ये किस राज्य में? तो अरावली जो है ये भारत के राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में गए? सबको याद रखना है ये राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम ब्लॉक पर्वत की बात करें गए तो आपको याद रखना है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है ये आपका कौन सा पर्वत है गाइस? तो ये आपको याद रखना है सतपुड़ा जो है ये आपका एक ब्लॉक पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस ये आपको याद रखना है कि ये किस राज्य में गए? तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान रखना है कि गाइस ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे कि ये उत्तराखंड के किस जिले में गए तो ये भी आपको याद रखना है ये उत्तराखंड के किस जिले में गए। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। कौन सा आपका गैस याद रखिएगा उत्तरकाशी जिले में आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तरकाशी जिले में आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है गैस? तो उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला यहाँ पे आपको लिख लेना है, ये भी आपको याद रखना है। ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना से रिलेटेड, आपको याद रखना है इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1889 1989 में जो इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर में गाइस आपको याद रखना है 2390 वर्ग वर्ग किलोमीटर में जो है गाइस आपको याद रखना है क्या है? ये फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपका और कौन-कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस? तो ये आपको याद रखना है जिम कार्बोनेट। जिम कार्बोनेट जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि जिम कार्बोनेट जो है गाइस आपको याद रखना है ये जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बोनेट जो है ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस आपको याद रखना है ये सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में और कौन-कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस? तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में और कौन-कौन सा है? तो आपको याद रखना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको याद रखना है नंदा देवी जो है ये भी उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो आपको बताना है कि जीवन का भौतिक आधार जो है ये किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जीवन का भौतिक आधार जो है ये किसे माना जाता है? कोशिका द्रव को। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस आपको याद रखना है कि जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा जीवन का भौतिक
भौतिक आधार जो है ये कोशिका द्रव्य को माना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोशिका द्रव्य की गाइस याद रखिएगा इसकी जो है खोज किसने की थी? आपको याद रखना है कि इसकी जो खोज है ये किसने की थी गाइस? सबसे पहले खोज के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो खोज है ये डुजार्डिन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है डुजार्डिन ने जो है ये किसकी खोज की थी? कोशिका द्रव्य की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कोशिका द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने कब की थी गाइस? तो ये आपको याद रखना है 1835 में जो गाइस याद रखना है कि डुजार्डिन ने की थी, पर उस समय जो है इन्होंने कोशिका द्रव्य का क्या नाम दिया था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो डुजार्डिन ने जो कोशिका द्रव्य का नाम क्या दिया था? तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने जो नाम दिया था वो सारकोड नाम दिया, ठीक है। डुजार्डिन ने कौन सा नाम दिया था गाइस? ये आपको याद रखना है। उस टाइम कोशिका द्रव्य की खोज की थी, लेकिन उस समय जो है इन्होंने कौन सा इसका नाम दिया था? तो सारकोड नाम दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीव द्रव्य नाम जो है ये किसने दिया था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि जीव द्रव्य जो नाम दिया था ये आपको याद रखना है। जीव द्रव्य जो नाम है ये किसने दिया था? तो जीव द्रव्य नाम जो दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। जीव द्रव्य नाम जो है ये किसने दिया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य नाम जो है पुरकिंजे ने इसे कौन सा नाम दिया था? जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, ये किसने दिया था? ये भी पॉइंट नाम आपको याद रखना है, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने कौन सा नाम दिया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोट देकर एक पॉइंट लिखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहेगा गाइस, ये आपको याद रखना है कि अगर जो है गाइस आपको याद रखना है, अगर क्या याद रखना है कि जीव द्रव्य जो है याद रखिएगा, जीव द्रव्य अगर कोशिका से बाहर निकल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जीव द्रव्य जो है गाइस याद रखिएगा, ये क्या होता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य जो है अगर कोशिका से बाहर निकल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये क्या होगा? कोशिका नष्ट हो जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य अगर कोशिका से जीव द्रव्य कोशिका से बाहर निकल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका से बाहर निकल जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा? बाहर निकल जाता है तो कोशिका जो है गाइस बाहर निकल जाता है तो क्या होगा गाइस? ये आपको याद रखना है। बाहर अगर निकल जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होगा? कोशिका जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर अगर निकल जाता है तो क्या होगा गाइस? याद रखिएगा, कोशिका जो है ये नष्ट हो जाएगा, ये भी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कोशिका क्या होगा गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, अगर कोशिका नष्ट हो जाएगा तो इस वजह से पुरकिंजी ने का क्या कहना था? इसलिए पुरकेंजी ने इसे क्या कहा है गाइस? तो इसलिए पुरकेंजी ने इसे कोशिका का सजीव द्रव्य कहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोशिका का सजीव द्रव्य जो है ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा, इसलिए पुरकिंजी ने गाइस याद रखिएगा, इसलिए पुरकिंजी ने क्या कहा है गाइस? तो याद रखिएगा, इसलिए पुरकिंजी ने कोशिका का सजीव द्रव्य कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए पुरकिंजी ने क्या कहा? तो पुरकिंजी का कहना था इसलिए कोशिका का सजीव द्रव्य किसने कहा है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि कोशिका का सजीव द्रव्य जो है ये आपको याद रखना है किसने कहा था? तो कोशिका का सजीव द्रव्य जो है गाइस याद रखिएगा, पुरकिंजे का कहना था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कोशिका का सजीव द्रव्य जो है ये किसने कहा था गाइस? तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य कोशिका से बाहर निकल जाता है तो कोशिका नष्ट हो जाएगा, इसलिए पुरकिंजे कोशिका का सजीव द्रव्य जो है गाइस याद रखिएगा, कोशिका का सजीव द्रव्य कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका कहना था? पुरकिंजे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि माना दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि माना दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माना दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, लिपुलेख दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिपुलेख दर्रा जो है ये किस राज्य में? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। लिपुलेख दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है माना दर्रा, माना दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस? तो आपको याद रखना है माना दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीति दर्रा, नीति दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में टोटल कितना दर्रा स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में टोटल 3 दर्रा स्थित है। अगर बात करते हैं गाइस लिपुलेख दर्रा की, लिपुलेख दर्रा क्या है गाइस? इसमें आपको याद रखना है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले जितने भी यात्री होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री जो है ये कौन से दर्रे का प्रयोग करते हैं गाइस? तो आपको याद रखना है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री जो है ये लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
कैलाश मानसरोवर जाने वाले व्यक्ति जो है ये किसका प्रयोग करते हैं गाइस? मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री जो है ये किसका प्रयोग करते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री जो है ये किसका प्रयोग करते हैं गाइस? तो ये आपको याद रखना है। जाने वाले यात्री जो है गाइस याद रखिएगा ये किसका प्रयोग करते हैं? ये लिपुलेख दर्रा का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माना दर्रा, माना दर्रा याद रखिएगा गाइस, ये आपको क्या याद रखना है माना दर्रा से? ये उत्तरांचल की कौन से श्रेणी में स्थित है गाइस माना दर्रा? तो ये आपको याद रखना है कि माना दर्रा जो है ये उत्तरांचल की कौन से श्रेणी में स्थित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि माना दर्रा जो है ये उत्तरांचल के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तरांचल के किस श्रेणी में स्थित है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि माना दर्रा जो है ये उत्तरांचल के कौन से श्रेणी में स्थित है? कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माना दर्रा जो है ये उत्तरांचल के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नीति दर्रा की गाइस, तो नीति दर्रा से आपको क्या याद रखना है? ये भी जो है ये उत्तरांचल की किस श्रेणी में स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा नीति दर्रा जो है ये उत्तरांचल के कौन सी श्रेणी में स्थित है? कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शुक वंश का संस्थापक जो है ये कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी महापद्मनंद या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो क्या होगा? तो बताइए शुक वंश का संस्थापक कौन है? तो गाइस याद रखिएगा पुष्यमित्र जो है ये शुक वंश का संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम शुक वंश की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको शुकवंश से क्या याद रखना है कि इसका जो है शासनकाल कब से कब तक था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुकवंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक, दो गाइस याद रखिएगा। 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक जो है ये किसने शासन किया? तो 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक जो है ये किसने शासन किया? ये सूर्यवंश ने शासन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इसका संस्थापक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा इसका संस्थापक जो है ये पुष्यमित्र शुक जो है ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग जो है गाइस याद रखिएगा ये संस्थापक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि शुक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम शुक वंश का गाइस अगर हम यहाँ बात करते हैं संस्थापक जो था ये कौन था? तो ये था पुष्यमित्र। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अंतिम शासक, इसका जो है अंतिम शासक कौन था शुक वंश का, ये आपको बताना है गाइस। तो याद रखिएगा शुक वंश का जो अंतिम शासक था गाइस ये आपको क्या ध्यान रखना है? तो शुक वंश का जो अंतिम शासक था गाइस वो कौन था? तो वो था आपका देवभूमि, ठीक है। तो शुक वंश का अंतिम शासक कौन था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि शुक वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूमि था और संस्थापक कौन था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुक वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र और अंतिम शासक कौन था? देवभूमि, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो है ये किस वंश का संस्थापक था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था गाइस याद रखिएगा वो कौन था? तो चंद्रगुप्त जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था ये बृहदर था, ठीक है। तो संस्थापक चंद्रगुप्त था। अगर हम बात करते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महापद्मनंद, महापद्मनंद से याद रखिएगा गाइस ये जो है ये कौन से वंश का संस्थापक है गाइस? तो याद रखिएगा नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये उसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त ये मौर्य है। उसका अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये किस वंश का संस्थापक है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त का है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संस्थापक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो आपको बताना है कि किस दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 3 जनवरी को या ऑप्शन डी 23 सितंबर को। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य
यानी कि गाइस पृथ्वी जो है ये सूर्य के सबसे निकट होती है। इस स्थिति को अगर पूछा जाए कि इस स्थिति को क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इस स्थिति को जो कहते हैं वो उपसौर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो ये उपसौर कहते हैं। और ये किस तारीख को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है गाइस, तो याद रखिएगा 3 जनवरी को जो है ये पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी जो है ये सूर्य की अधिकतम दूरी पे कब होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर जो है ये कब होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर जो होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक जो है दूरी पे कब होती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है सबसे अधिक दूर जो है ये कब होती है। तो सबसे अधिक दूरी पर जो है गाइस ये कब होती है, तो याद रखिएगा पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है गाइस, तो याद रखिएगा पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ये कब होती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 4 जुलाई को होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने जुलाई को होती है गाइस, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होती है। अगर हम बात करते गए कि 4 जुलाई को होती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस स्थिति को जो हम कहते हैं ये क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के निकट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी उसे हम अपसौर कहेंगे। और कब होती है, तो 4 जुलाई को गाइस ये पृथ्वी जो है अधिक दूरी पर होती है। और 3 जनवरी को जो है ये निकट में होती है। यह डेट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो आपको बताना है कि जात और सवार जो है ये बोधक था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनसबदार के पद एवं उसके अधीन मनसब का। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व का। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि मनसबदार के अधीन मनसब एवं उसके पद का। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है मनसबदार के सैनिक दायित्व एवं उसके पद का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। ठीक है, एफ से क्या बोल रहे तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है जात एवं सवार जो है ये किसका बोधक था, तो मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का जो है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉलीसिथेमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपेनिया या ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आरबीसी की वृद्धि होने वाला रोग जो है ये आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है कि आरबीसी की वृद्धि से होने वाला जो रोग है वो कौन है, तो पॉलीसिथेमिया जो है ये आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी की कमी से होने वाला जो रोग है ये कौन है, तो आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी की वृद्धि से होने वाला जो रोग है ये जो है कौन सा है, तो आपको याद रखना है होने वाला जो रोग है ये है पॉलीसिथेमिया जो है ये आरबीसी से होने वाला रोग है। अगर हम बात करें कि आरबीसी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है guys, तो याद रखिएगा एनीमिया। एनीमिया जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है क्या है, तो ये आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है guys, तो याद रखिएगा आरबीसी की कमी से होने वाला जो रोग है guys, याद रखिएगा वो कौन है, तो एनीमिया जो है यह आरबीसी की कमी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है guys, तो याद रखिएगा आरबीसी की कमी से होने वाला रोग जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा होने वाला जो रोग है ये एनीमिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो आपको बताना है कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए जो है वो कौन अधिकृत है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय जो है ये सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि इस सिक्का को प्रचलन में लाने का कार्य किसका है गाइस, तो याद रखना है कि सिक्कों को प्रचलन में कौन लाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्कों को प्रचलन में लाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो आपको याद रखना है कि सिक्कों को प्रचलन में लाने का काम किसका है गाइस, तो आपको याद रखना है कि सिक्कों को प्रचलन में लाने का काम जो है ये किसका है गाइस, तो याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और सिक्कों का निर्माण का कार्य जो है या सिक्कों का डिजाइन का जो काम है ये किसका है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि सिक्कों का निर्माण हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर इसका डिजाइन वगैरह तैयार करने का काम किसका है, तो याद रखिएगा सिक्कों का निर्माण
या फिर डिजाइन तैयार करना जो है ये किसका काम है, तो वित्त मंत्रालय का काम है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्कों का निर्माण या फिर जो है डिजाइन तैयार करने का काम किसका है guys? तो ये आपको याद रखना है कि डिजाइन का भी कौन ये सिलेक्ट करता है guys? तो याद रखिएगा इसका डिजाइन सिलेक्ट करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है ये कितनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 4 है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि पार्थिव ग्रह जो है ये किसे कहा जाता है, तो जो ग्रह जो है गाइस याद रखिएगा पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो ग्रह ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं गाइस? सबको याद रखना है। जो ग्रह ठोस अवस्था में पाया जाता है गाइस उसे क्या कहते हैं, तो जो ग्रह ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो ग्रह ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे हम कौन सा ग्रह कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा उसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है ये कितनी है गाइस? तो ये आपको याद रखना है 4 अगर हम बात करते हैं कि पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 जो है वो कौन-कौन सी जगह है, आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है ये बुध है। बुध जो है ये कौन सा ग्रह है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, और जितने भी ग्रह जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसे कौन सा ग्रह कहते हैं, तो पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो बुध हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है शुक्र। शुक्र भी आपको कौन सा ग्रह है? पार्थिव ग्रह है। उसके बाद आपको याद रखना है पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये आपको कौन सा ग्रह है? इससे याद रखिएगा पृथ्वी जो है ये भी आपका पार्थिव ग्रह है। उसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी के बाद मंगल, ये 4 ग्रह जो है ये कौन सा ग्रह है गाइस? आपको याद रखना है ये 4 ग्रह जो है ये पार्थिव ग्रह है। और बाकी के जो 4 ग्रह है गाइस याद रखिएगा वो कौन सा है, तो वो है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल ये 4 ग्रह जो है ये पार्थिव है। बाकी इसके अलावा जितने भी गैस होते हैं गाइस याद रखिएगा अन्य जो गैस होते हैं वो कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, इन चारों को छोड़कर गाइस याद रखिएगा अन्य गैस जो है ये किस में पाए जाते हैं गाइस? तो याद रखिएगा अन्य ग्रह जो है ये किस में पाए जाते हैं, तो अन्य ग्रह जो है ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अन्य ग्रह जो है ये कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, तो अन्य ग्रह जो है ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम कब होगी। तो आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर जो है वो पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो है ये अधिकतम कब होती है। तो आपके ऑप्शन है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ऑप्शन बी जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ऑप्शन सी वर्ष भर एक समान रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होती है तो सूर्य के चारों ओर जो है वो पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो है ये क्या हो जाती है गाइस? याद रखना है परिभ्रमण की चाल जो है ये अधिकतम हो जाएगी, और कब होगी? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी संसद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये कौन करता है गाइस? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है गाइस? तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है गाइस? याद रखिएगा ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है गाइस? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है गाइस? तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? ये भी राष्ट्रपति ही करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो ये किस आर्टिकल के तहत करता है, या किस अनुच्छेद के तहत करता है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है इन दोनों की नियुक्ति जो है ये किस आर्टिकल के तहत करता है गाइस? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 भाग 2 के तहत, अनुच्छेद 124 2 के तहत जो है गाइस याद रखिएगा एक जो है कि करता है। ये आपको याद रखना है किस आर्टिकल के तहत करता है, तो अनुच्छेद 124 2 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 का है हमसे कि रक्त का पीएच का मान इनमें से कितना होता है। तो ये आपको बताना है कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 6.6, ऑप्शन बी 7.2, ऑप्शन सी 7.8 या ऑप्शन डी 7.4। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7.4 होता है। अगर आपको 7.4 के अलावा यहाँ पे 5 दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा ये जो है ये किसका मान होता है, ये रक्त के पीएच का मान होता है। उसके बाद अगर आपको याद रखना है कि रक्त का पीएच मान अगर 7.4 से 7.45 से अगर अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 7.45 से अधिक होगा तो क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर 7.45 से अधिक होगा गाइस तो याद रखना है कि ये क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये क्षारीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर रक्त 7.45 से अधिक होगा तो रक्त क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अगर आपको याद रखना है कि अगर रक्त 7.45 से जो गाइस याद रखिएगा, अगर रक्त 7.45 से कम होता है तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर रक्त 7.45 से कम होता है गाइस तो ये आपको याद रखना है ये क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कि अगर कम होगा तो ये क्या होगा गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कम होगा 7.45 से तो रक्त जो है ये अम्लीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 7.45 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा और अगर कम होगा तो अम्लीय होगा। तो गाइस आपका अलर्ट एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो है आपका सेट 34 जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका क्लियर आउट करूंगी। एंड सेकंड चीज है गाइस कि प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा एंड रिवीजन जरूर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।